Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well. Things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture where we'll be covering these articles in detail. I'll give you a brief about what we will be doing today. So that you have that idea in your mind कि okay ये session में ये कुछ रहने वाला है और you feel connected and you know एक index होता है ना कि अच्छा ये book में ये सब कुछ होगा. तो आज के session में क्या होगा? आज के सेशन में पहला जो आपको आर्टिकल दिख रहा है वो हम कवर करेंगे लास्ट में, बट मैं आपको बता देती हूँ. स्कीम गाइडलाइंस बेसिकली फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर द यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन स्टील सेक्टर. सो बेसिकली यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इशू करी है गाइडलाइंस that are named as scheme guidelines for implementation of pilot projects for use of green hydrogen in the steel sector under National Green Hydrogen Mission. ये पूरा सिनेरियो क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, ये आपको मीन्स के लिए पता होना चाहिए. ग्रीन हाइड्रोजन बोले तो वो क्या है, राइट? तो अपना क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, डेवलपमेंट हैं इन द वेरियस इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, क्या इश्यूज आ रहे हैं आउट ऑफ डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ गाइडलाइंस. तो ये सारी डिस्कशन होगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में. ये आर्टिकल आप अपने जीएस पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हो और ये आर्टिकल आप अपने जीएस पेपर 3 से भी लिंक कर सकते हो. ठीक है जी. पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से, पेपर 3 में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, कंजर्वेशन से. सो यहां से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. अगला जो आर्टिकल है वो है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम. जीएस पेपर 2 से इसको लिंक कर सकते हो. क्या ये प्रोग्राम है, जब इस पे आएंगे आई लेट यू नो. लॉर्ड महावीरा के बारे में पढ़ेंगे, पेपर 1 से आप इंपॉर्टेंट है. और अच्छा, आज का होमवर्क मैं आपको पहले ही दे देती हूँ. जैनिज्म के बारे में पढ़ना है आज आपको. फिलॉसफी ऑप्शनल वाले बच्चे जैनिज्म, बुद्धिज्म और पढ़ा होगा आपने, तो जैनिज्म के बारे में पढ़ना है आज आपको. जैनिज्म, बुद्धिज्म ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे ऑप्शनल हो नहीं हो. फिलॉसफी यहाँ से सवाल बनते हैं, तो इसीलिए इसको आज कवर करेंगे आप. ठीक है. मैं बात करूंगी आज लॉर्ड महावीरा के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में और उनके बारे में. कान्हा टाइगर रिजर्व, तो पहला होमवर्क यही है, इसको मैप में आपको लोकेट करना है. अब मैं मैप में इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इतना तो आप कर सकते हो, उसमें कुछ समझने वाला नहीं है. सारी समझा जो तरीका है वो मैं आपको सब देती ही हूँ. आपको सिर्फ एक बार जाके मैप में नजर डालनी है, जैसे एटलस में देखा, और उसके बाद व्हाट यू डू, वो 2-3 रुपए का पेपर वाला मैप आता है ना, उसको वॉल पे पेस्ट करो और वहां लोकेट करो, राइट? और अगर जो ये सेशंस फ्रॉम द बिगिनिंग देख रहे हैं, जब ये लेक्चर सीरीज मतलब जब से मैंने डीएनए लेना शुरू किया है, इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ, तो अब जब हम टाइगर रिजर्व करते हैं ना, तो आपको देखना, अगर आपने मैप में शुरू से लोकेट किया है ना, तो आपको पता होगा कान्हा ऑलरेडी लोकेटेड होगा, क्योंकि हम कवर कर चुके हैं. साल भर में तो हो ही चुका होगा. अब तो बस वो हो गई कि आपकी मल्टीपल टाइम रिवीजन चल रही है. वो कान्हा आज से 4-5 महीने पहले न्यूज में आया हो तो वो आप ऑलरेडी कवर्ड है. और अगर आप बैक टू बैक रिवीजन कर रहे हो तो आपको और श्योरिटी हो जाएगी, हाँ ये कवर्ड है, ये मैंने किया है, लोकेट किया है, और याद हो जाएगा. ठीक है, पता भी चल जाएगा कि हाँ ये तो 5 बार न्यूज में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है. ऐसे चलती है तैयारी. फिर उसके बाद है अपना डिप्थेरिया के बारे में पढ़ेंगे. इट इज इन न्यूज. सो इसके बारे में जब हम आर्टिकल पे आएंगे देन विल टेक इट. जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो. एंड गोल्डन बैग्ड फ्रॉग, तो फ्रॉग की स्पीशीज है, तो विल टेक इट अप. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है. सेशन अच्छा लगे तो मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. लेट अदर्स नो अबाउट इट. गिव योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन. अच्छा लगता है तो बताओ. ठीक है जी. चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें लेते हैं पहला आर्टिकल जो कि है युविका. इसरो इज सेट टू कंडक्ट, पहले तो ये ध्यान में रख लो, इसरो जुड़ा हुआ है इससे. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज सेट टू कंडक्ट इट्स स्पेशल यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम. और युविका किन के लिए, किनको टारगेट कर रहा है? स्कूल के बच्चों को टारगेट कर रहा है युविका. इसरो जुड़ा हुआ है, प्रोग्राम का नाम है युविका, और किससे बेसिकली जुड़ा हुआ है? बच्चों से, स्कूल के बच्चों से जुड़ा हुआ ये प्रोग्राम है. ठीक है. तो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम या युवा विज्ञान कार्यक्रम एक अवेयरनेस क्रिएटिंग प्रोग्राम है इसरो का, एक लर्निंग प्रोग्राम है इसरो का, जिसमें
स्पेस साइंस से रिलेटेड, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पेस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो यंग बच्चे हैं, प्रेफरेंस दी जाती है रूरल एरियाज को, उन्हें बेसिकली यहाँ पर नॉलेज दी जाए, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज दी जाए यंग बच्चों को, जो कि प्रेफरेंस है रूरल एरियाज के बच्चों को। अवेयरनेस क्रिएटिंग प्रोग्राम है, लर्निंग प्रोग्राम है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इमर्जिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको अवेयर करवाना, ठीक है, अमंग द यंगस्टर्स, क्योंकि यही तो यंगस्टर्स हैं जो आगे नेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, है कि नहीं? तो फिर इन्हें मालूम होना चाहिए ना कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या इमर्जिंग ट्रेंड है, ये सब पता होना चाहिए। अब सिर्फ इंस्टा पे रील्स में क्या ट्रेंड चल रहा है उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? तो इसीलिए साइंस एंड टेक में क्या कुछ अप्रोच चल रही है, क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स है, दे शुड बी अवेयर अबाउट इट। तो ये पर्पस है इसरो का। इसरो हैज चॉक्ड आउट दिस प्रोग्राम टू कैच देम यंग, ठीक है जी। तो ये आप लगा सकते हो, इसके पीछे का एक टैगलाइन, मतलब मैं अगर बोलूं तो यू कैन से इट लाइक दैट। तो आइडिया इज कैच देम यंग एंड स्पार्क देयर इंटरेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो इस प्रोग्राम के चलते इसरो ये होप करता है टू एनकरेज मोर स्टूडेंट्स टू परस्यू करियर और रिसर्च, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स के अंदर एक प्लेटफॉर्म हो गया where you are nurturing the curiosity of young individuals, you are motivating them कि भैया अपॉर्चुनिटीज हैं, एक्सप्लोर तो करो इन फील्ड्स में, ये फंडा है। सो यू आर प्रोवाइडिंग देम बेसिक नॉलेज इन दीज एरियाज वेयर यू आर स्पेशली टारगेटिंग स्टूडेंट्स इन रूरल एरियाज। सॉर्टेड है। तो जब मैं बात कर रही हूँ उसको स्कूल के बच्चे एलिजिबल हैं, तो स्कूल के बच्चों में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जिन्होंने अपनी 8th क्लास फिनिश कर दी है, करंटली 9th में है, वो प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी से 3 बच्चे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे एवरी ईयर, कवरिंग सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड सिलेबस, ठीक है जी। सिलेक्शन जो है वो 8th स्टैंडर्ड, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कैसे रहे हो, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो बच्चे रूरल एरियाज में बिलोंग करते हैं उन्हें स्पेशल वेटेज दिया जाएगा सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर। प्रेफरेंस मैंने बताया रूरल बच्चों को दी जाएगी। इन केस देयर इज अ टाई बिटवीन द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो जो यंगर कैंडिडेट होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। यंगर कैंडिडेट्स को, रूरल एरियाज वाले बच्चों को एक वेटेज दिया जा रहा है। क्या ऑफर किया जाएगा इस प्रोग्राम में? 2 हफ्ते का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जिसमें टॉप मतलब डिस्कशंस होंगी, वेर यू विल शेयर, जो साइंटिस्ट हैं, एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, फैसिलिटी, लैब विजिट्स, एक्सक्लूसिव सेशंस होंगे डिस्कशंस के एक्सपर्ट्स के साथ, प्रैक्टिकल फीडबैक सेशंस, राइट। सो ये है। सो अ मिनिमम पार्टिसिपेशन विल बी इंश्योर्ड फ्रॉम ईच स्टेट एंड यूटी, ठीक है। हर एक स्टेट और यूटी से will have a minimum representation in the program. So this program includes invited talks, sharing of experiences, visit to facilities, labs, sessions होंगे। So simple terms में 9th class का बच्चा with the background in class 8th they can apply। program में 2 हफ्ते का एक प्रोग्राम रहने वाला है, ये residential program। So basically 2-week stay where students here to get to hear about basically they get to interact with scientists, ऐसे लगा लो। they visit the labs, they engage in practical sessions। so focus is on including students from different states, specifically rural areas से, and they are given the extra consideration जो rural areas के बच्चे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल छोटा था येट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, Archaeology students and professors in Tamil Nadu, they have recently unearthed क्या a rare 1000-year-old 1000 साल पुराना स्टैचू ऑफ लॉर्ड महावीरा, जो कि 24 तीर्थंकर हैं जैनिज्म के। हमारे लिए तो ऑब्वियस है, आपको आर्टिकल से पता चल गया है, न्यूज से पता चल गया है कि लॉर्ड महावीरा के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जो कि एक सिग्निफिकेंट फिगर है जैनिज्म के अंदर, 24th तीर्थंकर हैं। ही वॉज बॉर्न एज अ प्रिंस, बट 30 की एज में उन्होंने एक मॉन्क की लाइफ चूज करी, नॉन वायलेंस की तरफ एम्फेसाइज किया, एंड ही एम्ब्रेस्ड रिनंसिएशन थ्रू 5 वॉर्स। वो कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सो यहाँ पर रिसेंटली डिस्कवर्ड स्टैचू जो है तमिलनाडु के अंदर, तो उसकी वजह से ये न्यूज में है। महावीरा जो है, लॉर्ड महावीरा, उन्हें कंसीडर किया जाता है एज 24th एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन। तो होमवर्क क्या है? जैनिज्म के बारे में पढ़ना है।
फिलोसफी वालों, ठीक है, खुश हो गए होंगे क्योंकि उनमें तो शुरुआत जैनिज्म से हो जाती है, तो इसीलिए जैनिज्म के बारे में पढ़ना, जिनका फिलोसफी ऑप्शन नहीं है, वट एवर सोर्स यू आर रेफरिंग टू, गाइस मेक श्योर कि जैनिज्म के बारे में पढ़े। महावीरा जी का जन्म हुआ 599 बीसी में एज अ प्रिंस इन बिहार। 30 की एज में उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा और रॉयल हाउस होल्ड को छोड़ा, और उन्होंने अपने जो वर्ल्डली मेटेरियलिस्टिक हम बातें करते हैं वर्ल्डली पोजेशंस को ही गेव अप, इंक्लूडिंग क्लोथिंग, और वो एक मॉन्क बने। He followed an extreme ascetic life, attaining कैवल्य at the stage of omniscience या फिर highest perception जिसे हम बोलते हैं। तो महावीरा जी basically advocated non-violence, अहिंसा in all the situations, and जो 5 wars हैं उनके, right conduct of basically at the heart of right conduct for Jains lie in the 5 great wars, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। व्हाट डज इट मीन? अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, टू एनी लिविंग बीइंग। ट्रुथफुलनेस, सच के रास्ते पे चलो, राइट। नॉन स्टीलिंग, नॉट टू टेक एनीथिंग नॉट प्रॉपरली गिवन। ब्रह्मचर्य, चैस्टिटी, नॉट टू इंडल्ज इन सेंशुअल प्लेजर, राइट। तो ये 5 वॉज हैं, ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद है अपना नॉन पोजेशन, नॉन अटैचमेंट आप बोल सकते हो, मतलब कंप्लीट डिटैचमेंट हो प्लेस से, मटेरियल पोजेशन से, लोगों से। तो ये 5 वॉज हैं। महावीरा जी की टीचिंग्स के बारे में अगर मैं बात करूं आपके साथ, लाइंस तो आप ये पढ़ ही लोगे, तो ही ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स इनटू 4-fold ऑर्डर, जैसे मॉन्क, साधु, साध्वी, श्रवक, श्रविका, तो मॉन्क, नन, लेमैन, राइट। सो लेटर ऑन दे आर नोन एज जैन्स। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है उनकी टीचिंग्स का रहा है? टोटल फ्रीडम, बर्थ से, लाइफ, पेन, मिजरी, डेथ। सो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज टीचिंग इज अचीविंग फ्रीडम। ये जो चक्रा चल रहा है ना, साइकिल ऑफ बर्थ, लाइफ, पेन, मिजरी, डेथ, इससे आजादी, लिबरेशन, निर्वाणा, एब्सोल्यूट फ्रीडम, मोक्ष, ये अल्टीमेट गोल है। महावीरा जी की जो टीचिंग्स थी वो एम्फेसाइज करती हैं राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, राइट। सो इट लीड टू सेल्फ लिबरेशन। So his message always promote non-violence, truth, non-stealing, non-possession. So he rejected the concept of God as creator, protector, destroyer of the universe. He discouraged the worship of gods and goddesses for personal gains. ठीक है जी, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, राइट फेथ, सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ठीक है। तो ही प्रीच दैट कि ये तीनों चीजें विल हेल्प यू टू अटेन लिबरेशन। तो उन्होंने जो गॉड का जो कॉन्सेप्ट है कि क्रिएटर है, प्रोटेक्टर है और एक डिस्ट्रॉयर है ऑफ द यूनिवर्स, ही रिजेक्टेड दैट आइडिया। और साथ ही साथ जो गॉडेस और गॉडेसेस की जो वर्शिपिंग होती है एज अ मीन्स ऑफ मटीरियल गेन्स अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, ही ऑल्सो डिनाउंस्ड दैट। ठीक है जी। एक मेल टाइगर कान्हा टाइगर रिजर्व से रीलोकेट किया गया है टू मुकुंदपुर सफारी इन सतना। देखो, मैं चाहती तो इस शेर की जगह कान्हा टाइगर रिजर्व का मैप बिल्कुल लगा सकती थी, इसकी जगह वो लगा दो, क्या फर्क पड़ता? फर्क इतना पड़ता कि आपको स्पून फीडिंग की आदत हो जाती। वो होता है ना, कुछ चीजें सेहत के लिए हानिकारक होती है, तो वो हानिकारक है। आपको स्पून फीडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उस पर कंप्लीटली रिलाई कभी मत करो। मैं इन जनरल बता रही हूँ, आप कोई भी सेशन हो, किसी पे होता है ना, आप स्पून फीडिंग छोड़ो, कभी भी किसी पे लाइफ में हम कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप इस सेशन को देखने के बाद अपना होमवर्क करें, चीजें रिवाइज करें, और जो आपको बोला जाता है मैप में देख के आओ, तो वो प्लीज मेक श्योर कि आप करें। वो आप ही के फायदे के लिए, उसमें मेरा 1% भी कोई अपना पर्सनल बेनिफिट तो नहीं है, तो वो जरूर करना। कान्हा टाइगर रिजर्व मैप में देख लेना। हालांकि मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ। कहाँ पर है ये कान्हा नेशनल पार्क? लार्जेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, मांडला बालाघाट डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश की, वहां पर लोकेटेड है। ठीक है। मैकाल रेंज ऑफ सतपुराज और वहां पड़ता है ये, जो कि सेंट्रल इंडियन हाईलैंड का दे मेक अ पार्ट ऑफ इट। So 1st of June 1955 was when this national park was created. 1973 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। 940 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे ये फैला हुआ है
और यहाँ पर आपको हैबिटेट अगर देखो तो इट इज मतलब शेलो अंडुलेशन, हिल्स हैं, स्लॉप्स हैं, प्लेटूज हैं, वैलीज हैं, जैसे एमपी जैसे है, ठीक है। तो फेमस नॉवल है ना द जंगल बुक, सो दिस फॉरेस्ट इज डिपिक्टेड इन दैट फेमस नॉवल बाय रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया के अंदर जिन्होंने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया मैस्कोट भूरसिंह द बारासिंगा। तो यहाँ पर आपको सॉल, मॉइस्ट मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट, बैम्बू, साल, अर्जुन, ये जामुन, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी प्लांट्स और एनिमल्स की। एनिमल्स में आपको रॉयल बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन, लेपर्ड की पॉपुलेशन, स्लॉथ बियर की, इंडियन वाइल्ड डॉग की, ये सारी पॉपुलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो दिस पार्क इज रिस्पेक्टेड ग्लोबली, किस लिए? फॉर सेविंग बारासिंगा। बारासिंगा मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है, राइट। सो बहुत फेमस है बारासिंगा के लिए। ये हो गया अपना पार्क के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जिसपे हम बात करेंगे, दैट इज योर डिप्थेरिया। WHO ने पब्लिश करी है कुछ गाइडलाइंस ऑन द क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ डिप्थेरिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? डिप्थेरिया के बारे में पढ़ना। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है नोज और थ्रोट का। So it's a serious contagious bacterial infection of nose and throat. It is caused by bacteria that is known as Corynebacterium diphtheriae that make a toxin. ठीक है, तो इससे ये होता है, पर्सन टू पर्सन ये फैलता है, जैसे कफिंग से हो गया, स्नीजिंग से हो गया, और इफ यू आर टचिंग द इन्फेक्टेड ओपन सोर्स और अल्सर, सो पीपल ऑल्सो गेट सिक फ्रॉम दैट एज वेल, राइट। बैक्टीरिया स्किन को इफेक्ट कर सकता है, कॉजिंग ओपन सोर्स, अल्सर्स, ठीक है। सो स्किन इन्फेक्शंस, मतलब डिप्थेरिया स्किन इन्फेक्शंस रेयरली रिजल्ट इन सीवियर डिसीजेस। ओवरऑल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है नोज और थ्रोट का, कफिंग से, स्नीजिंग से फैलता है, पर्सन टू पर्सन भी होता है। मेडिकेशन से डिप्थेरिया को ट्रीट किया जा सकता है। एडवांस स्टेजेस में अगर ये पहुंच जाए तो किडनी को डैमेज करता है, हार्ट डैमेज हो सकता है, नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है। सिम्टम्स के अंदर आपको, क्योंकि नाक और गले से जुड़ा हुआ है, तो एक थिक ग्रे मेम्ब्रेन दैट विल कवर द थ्रोट, टॉन्सिल्स, सोर थ्रोट, ये स्वॉलन ग्लैंड्स, ये ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं अभी करंट ट्रीटमेंट की बात करूं तो यहाँ पर करंट ट्रीटमेंट में क्या है? एंटीबायोटिक्स, तो इट मे प्रिवेंट, आगे नहीं फैलेगा ना ये, तो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो डिप्थेरिया के अंदर फॉर द पेशेंट्स हु आर सस्पेक्टेड और कंफर्म टू हैव डिप्थेरिया, WHO सजेस्ट करता है यूजिंग जैसे एजिथ्रोमाइसिन, राइट, एरिथ्रोमाइसिन इंस्टेड ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। ये WHO चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स की बात करें जो WHO रिकमेंड करता है। WHO recommends not routinely conducting the sensitivity testing before administering diphtheria antitoxin DAT in patients. तो बेसिकली यहाँ पर बात ये कह रहे हैं वो कि WHO सजेस्ट करता है कि रूटीनली परफॉर्म करना सेंसिटिविटी टेस्टिंग जरूरी नहीं है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग DAT इन पेशेंट। तो मैं सिंपल टर्म में अगर आपको बताऊं, वो ये बोल रहे हैं बिफोर गिविंग द एंटीटॉक्सिन ट्रीटमेंट डिप्थेरिया के लिए, इट इज नॉट typically recommended to conduct the testing as a standard procedure. फोकस ये रहना चाहिए promptly administering the antitoxin in cases जहां पर डिप्थेरिया सस्पेक्ट किया जा रहा है, without waiting for the result of की sensitivity testing आप इलाज शुरू करिए। So approach is like it is based on the urgency of treating diphtheria, ताकि वो आगे प्रोग्रेस नहीं हो उसका, राइट, और कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन फिर नहीं हो, ठीक है। So WHO recommends a flexible you can say escalating dosing regimen for DAT। देखो जिस हिसाब से ट्रीटमेंट उस हिसाब से होता है ना, जिस हिसाब से सिवियरिटी है डिसीज की। सो डिप्थेरिया इट कैन वेरी इन इट सिवियरिटी एंड द प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स इट मे डिफर अमंग द पेशेंट्स। सो दोनों चीजों को देखना है एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कैन एडजस्ट द डोसेज टू बेटर अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ईच पेशेंट। तो यही बातें हैं यहाँ पर। ये जो आप देखोगे ना कि मैंने आपको बताया, एंटीबायोटिक्स एजिथ्रोमाइसिन ले लीजिए, और इट इज़ नॉट टू परफॉर्म दैट रूटीन सेंसिटिविटी टेस्टिंग प्रायर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DAT, इलाज शुरू हो, ठीक है, ताकि वो आगे नहीं फैले। और डिसीज़ की सिवियरिटी पे बेस्ड जैसे सिम्टम्स आते हैं तो उस हिसाब से फिर डिसीज वो दवाई को ऊपर नीचे किया जाता है, ठीक है। साइंटिस्ट मेड अ सरप्राइजिंग डिस्कवरी, कहाँ पर किया है?
वेस्टर्न घाट्स में किया है, फुट हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया. बोनेट मशरूम ग्रोइंग आउट ऑफ द साइड ऑफ गोल्डन ब्लैक फ्रॉग. तो पढ़ते हैं इसके बारे में. तस्वीर आपने गोल्डन ब्लैक फ्रॉग की देख ही ली है. अब इनकी तस्वीर थोड़ा सा माइंड में रखिएगा क्योंकि सवाल यहाँ से बन जाते हैं. तो साइंटिस्ट फाउंड अ बॉनेट मशरूम ग्रोइंग ऑन द गोल्डन ब्लैक फ्रॉग इन द वेस्टर्न घाट्स. राइट. तो गोल्डन ब्लैक फ्रॉग एक स्मॉल एम्फीबियन है जो कि अभी हैबिटेट लॉस वाला थ्रेट ये दे आर फेसिंग. एंड बॉनेट मशरूम जो होता है, इट इज अ टाइप ऑफ फंगस दैट टिपिकली फीड्स ऑन डिकेइंग वुड. राइट. तो ये जो अभी देखने को मिला है दिस पेयरिंग, ये अनयूजुअल सी पेयरिंग जो है वो हाईलाइट कर रही है इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ इकोसिस्टम. बॉनेट मशरूम इज ग्रोइंग ऑन द साइड ऑफ गोल्डन ब्लैक फ्रॉग. गोल्डन ब्लैक फ्रॉग पहले तो कहाँ पाया जाता है? कर्नाटका, केरला, पालघाट गैप स्पेसिफिकली वहां पर, और अबंडेंस में. ह्यूमन थंब के साइज जितना ये होता है. इट प्रेफर हैबिटेट्स, मतलब पोंड के पास, स्ट्रीम्स के पास ये पाए जाते हैं. प्राइमरीली क्या खाते हैं? ऑन्ट्स, बिटल्स, क्रिकेट्स. सो ये इनका खाना रहता है. हैबिटेट लॉस, पॉल्यूशन वाटर बॉडीज के अंदर, नॉन नेटिव स्पीशीज की इंट्रोडक्शन, वो इनके लिए खतरा है. प्राइमरीली इंसेक्टिवोरस है. थ्रेट्स मैंने आपको बता दिए, यही बताया है. और रही बात बॉनेट मशरूम की, टिपिकली फाउंड एज अ सेप्रोट्रॉफ, मतलब इट feeds on known living organic matter, particularly the rotting wood जो मैंने आपको बताया. It belong to Messina genus. So Messinas are hard to identify to species and some are distinguishable only by the microscopic features. जैसे कि वो बता रहे हैं, आप ऐसे माइक्रोस्कोपिक फीचर से ही देख सकते हो. Some species are edible and while other contain toxins. So some species of mushrooms are edible and कुछ में toxins भी होता है. ठीक है जी. चलिए फिर चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इशू करी है गाइडलाइंस, दैट आर स्कीम गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन स्टील सेक्टर अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में सबको पता होगा. मैंने अब आपको ना सेशन के शुरुआत में ही बता दिया, पेपर 2 पेपर 3 से लिंक होता है. ग्रीन हाइड्रोजन, H2 वाटर, आपने इलेक्ट्रोलिसिस करी, ठीक है, हाइड्रोजन अलग करा. ये जो हाइड्रोजन आपको मिला, जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस करी तो जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोवाइड करी, दैट इज कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, विंड, सोलर. तो क्योंकि वो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो इसीलिए ये जो हाइड्रोजन मिला आपको, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन. ठीक है. सो अब बात करते हैं आर्टिकल के बारे में, ताकि अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. जिन्हें ग्रीन हाइड्रोजन नहीं पता था, फॉर ऑल दोज हु आर न्यू, वो मैंने आपको बता दिया. गोल क्या है? फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करना, फॉसिल फ्यूल बेस्ड मटेरियल्स को रिप्लेस करना विद ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स जो भी उसके डेरिवेटिव्स हैं. स्टील सेक्टर की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली. सो द स्कीम इज प्लान टू बी इन इफेक्ट अंटिल 2029-2030. गाइडलाइंस क्या है, हाइलाइट्स क्या है गाइडलाइंस के? 3 मेन एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है फॉर प्रोजेक्ट्स इन स्टील सेक्टर. हाइड्रोजन का यूज इन द डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन मेकिंग प्रोसेस, हाइड्रोजन का यूज इन ब्लास्ट फर्नेस एंड ग्रेजुअल सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विद ग्रीन हाइड्रोजन. ठीक है जी. स्टील प्लांट्स को एनकरेज किया जा रहा है कि आप यू स्टार्ट ब्लेंडिंग अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन देयर प्रोसेस. जो ब्लेंडिंग प्रोपोर्शन है, फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी उस हिसाब से आप उसको इंक्रीज करते जाए. कोस्ट बिकम्स मोर इकोनॉमिकल. राइट. जो अपकमिंग स्टील प्लांट्स हैं उनको एनकरेज किया जा रहा है कि बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग विद ग्रीन हाइड्रोजन. राइट. क्योंकि वी नीड टू मेक की स्टील मार्केट हमारी लो कार्बन वाली मार्केट हो ना, तो ये स्कीम सपोर्ट करती है न्यू प्रोजेक्ट्स वेर यू आर एस्पायरिंग टू प्रोड्यूस 100% ग्रीन स्टील. ये तो मैंने आपको बता ही दिया. ये देखिए 100% ग्रीन स्टील की बात कर रहे हो आप. ब्लेंडिंग अप्रोच, इनकॉर्पोरेटिंग इन न्यू प्लांट्स, स्टील प्लांट्स बेसिकली. ठीक है. तो चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? फिर टेक्नोलॉजी का हो गया. ट्रेडिशनल स्टील मेकिंग से मैं उन्हें बोलूं कि आप इस पे ट्रांजिशन करो, दिक्कत नहीं आएगी. टेक्नोलॉजी चेंजेस नहीं होंगे क्या? एग्जिस्टिंग स्टील प्लांट्स माइट नीड बिग मॉडिफिकेशंस या फिर कंप्लीट रीडिजाइन चाहिए रहेगा उनको टू यूज हाइड्रोजन एज द मेन रिड्यूसिंग एजेंट.
वो दिक्कत है. Infrastructure producing, storing, transporting hydrogen needs a lot of infrastructure. Storage tanks, distribution networks, complexity बढ़ गई, ये एक चैलेंज है. Cost implication, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट तो ज्यादा है ना, वो एक चैलेंज है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स. इन्वेस्टमेंट है, बट स्टिल इन्वेस्टिंग इन न्यू इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद जो ऑनगोइंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, इट कैन बी फाइनेंशियली चैलेंजिंग फॉर द स्टील प्रोड्यूसर्स, राइट. और स्पेशली तब जब मार्केट जो है अपनी मार्केट की कंडीशंस बहुत फ्लक्चुएटिंग है, सप्लाई चेन कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे फिर, राइट. तो ये सारी चीजें हैं. कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, हाइड्रोजन बेस्ड स्टील प्रोडक्शन कैन रिड्यूस कार्बन एमिशंस, कैप्चर CO2 एमिशंस, बट कॉस्ट इफेक्टिव भी तो होना है. सारा मुद्दा यही है. तो एज फार एज देखो क्या कर सकते हैं, इंडिया शुड क्रिएट सपोर्टिव कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज फॉर ग्रीन हाइड्रोजन. आप जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, ये सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं, उनकी जो इफेक्टिव पॉलिसीज हैं, वी कैन लर्न फ्रॉम दैट एज वेल. ठीक है जी. स्टार्ट स्मॉल पायलट प्रोजेक्ट्स इन स्टील प्लांट्स. ठीक है, तो वो जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना, वो डेमोस्ट्रेट करेंगे प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट, बेनिफिट ऑफ इट, चैलेंजेस भी होंगे. फिर उसको बाद में बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ दीज पायलट प्रोजेक्ट्स आप एक्सपैंड करो उसको, ग्रीन हाइड्रोजन को, इन मोर स्टील प्लांट्स. पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करो, कोलैबोरेशंस हो दूसरे ग्रुप्स के साथ, इंडस्ट्रीज, एकेडमिशियंस, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटीज, इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन. और R&D एनहांस करें. ठीक है, स्पेशलाइज सेंटर्स हो, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करा जाए, फैसिलिटेट करें द ट्रांसफर ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज. तो ये सब हम कर सकते हैं. ये मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें बता दी हैं. जिन्होंने पेन एंड पेपर ले रखा था उन्होंने नोट कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं ले रखा था आप सेशन दोबारा देख लीजिए. लेकिन हमेशा जब भी सेशन में आए, मेक श्योर यू हैव पेन एंड पेपर विद यू. ठीक है, इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही. दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कर साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू.